मेरे दो आदमी इस वाक़े के चशमदीद गवाह हैं। मैंने उसे ये पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि बात फैली तो फिर पुलिस तक भी पहुंच सकती थी। ऐसी सूरत में खुद उसकी सलामती भी खतरे में पड़ सकती थी। शायद उसे ये जोम रहा हो कि उसके अधूरे कारनामे से न्यूयॉर्क का हर छोटा बड़ा बदमाश इस कदर खौफजदा हो जाएगा कि वो खबर मखसूस हलकों में गर्दिश करने के बावजूद कानून के मुहाफ़िज़ों तक नहीं पहुंच सकेगी। अब तक हम बेचूचरा वही करते चले आए हैं जो तुम चाह रहे थे। इस मुफाहमत के नतीजे में हमें क्या हासिल होगा? कदर तवक्कुफ़ के बाद मैंने ब्लैक डैड से पूछा, मेरे साथ तुमने भी सुरखरुई हासिल की है? उसने एक मरतबा फिर डैंग मारी। मुझे यकीन आ चुका है कि आइज़क बेल के साथ तुम्हारी कोई मिली भगत नहीं थी। हार्लेम में सारा की यादरा उसी का था। अब हम एक दूसरे के हलीफ हैं। मैं खुलकर तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी न्यूयॉर्क आमद का मकसद सिर्फ एक था। वीरा ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, आइज़क बेल से बदला लेना, मगर इस नाकाम कातलाना हमले के बाद हमने शायद हमेशा के लिए उसे खो दिया है। जख्म खाकर अब वो बहुत ज्यादा मोहतात हो जाएगा। हम दोबारा उसको इतने आसान निशाने पर नहीं ला सकेंगे। तो तुम्हारा नहीं मेरा मिशन है। तुम लिख लो कि अब उसके दिन गिने जा चुके हैं। वो किसी भी वक्त मेरे हाथों मारा जाएगा। ब्लैक डैड इस मुहिम में ज्यादा लाओ लश्कर लेकर नहीं निकला था। ड्राइवर और गनमैन उसके मुकम्मल भरोसे के आदमी थे। इस वजह से सारी गुफ्तगू बड़ी हद तक खुलकर हो रही थी। हमारा मिशन तुमने अपने सर ले लिया। अब हमें यहाँ रहकर सिर्फ तुम्हारी कामयाबी का इंतजार करना होगा, मैंने कहा। दूसरी तरफ आइज़क बेल भी हमारा खोज लगाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कामयाबी से पहले हम किसी मुश्किल से दो चार हो जाएं। होटल में तुम दोनों वाक़ईगार महफूज हो। ब्लैक डैड ने एतराफ़ किया, मेरा मशवरा है कि तुम फौरी तौर पर होटल छोड़कर ब्रुकलिन में मेरे एक ठिकाने पर मुंतकिल हो जाओ। वहाँ किसी को कानून कान तुम्हारी मौजूदगी की भनक नहीं मिल सकेगी और तुम दोनों महफूज रहोगे। उसने वो तजवीज़ पूरे खलूस के साथ पेश की थी, मगर मैं खुद को उसके चूहेदान में मैसूर करने के लिए आमादा नहीं था। हमारे शब रोज़ उसकी निगाहों में रहते तो हमारी सारी आदियाँ सल्ब होकर रह जाती और हम बदरी की मिली भगत से अपनी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने से माजूर हो जाते। वो सूरत हाल शायद वीरा के लिए भी नाकाबिले कबूल होती। तुम्हारी इस पेशकश का शुक्रिया, मैंने लम्हा भर में फैसला करके कहा। फिलहाल हमारे लिए होटल ही बेहतर है। कहा, वहां से अपने आदमियों को भी हटा लो। आम लोगों की तरह रहकर हम ज्यादा महफूज रहेंगे। हाँ, किसी आड़े वक्त के लिए कोई ठिकाना बता दो तो वो हमारे काम आएगा। मैं तुम्हें यूं बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। ब्लैक डैड हम पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान होने के मूड में आ चुका था। मुहावजों को हटा लेने के बाद तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिंदगी भर खुद को मुआफ नहीं कर सकूंगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। शुरू से अब तक हम बेयारो मददगार ही थे। वीरा फिर बोल पड़ी, और तुमने देख लिया कि इसके बावजूद हमने अपने दुश्मन के हल्क में हाथ डाल दिया। ये तंज कर रही हो? ब्लैक डैड ने उसकी बात काट कर मजरूर लहजा में पूछा। तंज नहीं, यह हकीकत है। तुम हमें कुछ दिनों के लिए हमारे हाल पर छोड़ दो। मैं ये बात खलूस और नेक नियति से कह रही हूँ। मुश्किल पेश आई तो हम तुमसे ही रजू करेंगे। हमारे लिए यही काफ़ी है कि अब हमें तुम जैसे हलीफ की हमायत हासिल हो चुकी है। वीरा ने मौका से फ़ायदा उठाकर बेदर्दी के साथ अपने दिल का गुबार निकाल लिया। मैं फिर किसी वक्त इस मौजू पर बात करूंगा। चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे होटल पहुंचा दूं। यह गजब भूल कर भी ना करना, मैंने बौखला कर कहा। आज की तारीख में हम तुम्हारी नहीं बल्कि किसी भी काली बेवे के साथ देखे गए बल्कि देखा जाना भी पसंद नहीं करेंगे। हमें रास्ते में कहीं भी उतार देना, हम खुद होटल पहुंचाएंगे। ब्लैक डैड हंस पड़ा। उसकी हंसी अजीब सी थी। मैं खुद भी यही सोच रहा था, मगर तुम्हारी दिलजोई के लिए लिफ्ट की पेशकश करनी पड़ी। कुछ कहे सुने बगैर रास्ते में उतार देता तो तुम्हें मुझसे बेरुखी का शिकवा हो सकता था। बेविक हमार सड़क पर क्वींस के इलाके को पीछे छोड़कर दरिया पर बने हुए पुल पर से गुजर रही थी। नीचे दरिया में एक लंबा सा जजीरा नजर आ रहा था। मेरी दिलचस्पी को देखते हुए वीरा ने अपनी आदत से मजबूर होकर बताया तो वो रोज वेलेट आइलैंड कहलाता है। पूरे रास्ते में हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। ना ही कहीं पुलिस वालों की कोई गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई। जो कुछ हो रहा था गालबन जाय वारदात और एक्सप्रेस वे पर हो रहा था। सेकंड एवेन्यू अबूर करती ब्लैक डैड ने गाड़ी किनारे पर लगवाई और पुरजोश अलविदाई कलमात के साथ हमें बेवक से उतार दिया। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी बाजी ही उलट कर रह गई। फुटपाथ पर चलते हुए वीरा ने कहा, शायद अभी घंटी का वक्त पूरा नहीं हुआ। यह अच्छा ही हुआ कि चार्ली के दिल की भड़ास निकल गई। अब वो हमेशा के लिए तुम्हारा बेदाम गुलाम बन चुका है। वीरा ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए एक हल्का सा कहकर लगाया और पूछा, तुमने इस गुलाम की मेजबानी की पेशकश को क्यों ठुकरा दिया? हम बंद कर रह जाते, हमारा सारा साजो सामान उसकी नजर में आ जाता, गैब के असल मुसव्वदे को छुपाना मुहाल हो जाता, CSD की सहूलत खत्म हो जाती, चार्ली को उसकी हवा भी लग जाती तो वो इस साले को हत्या लेता।
मैं डर रही थी कि कहीं तुम उसके जाल में न फंस जाओ। वीरा ने सिगरेट सुलगा कर कहा, मैं इसी कदर अहमक हूं कि सामने की बातों को भी समझने से कासिर रहता हूं। थोड़े से कम हो। वीरा चलते चलते मेरे शाने से सर टिका कर बोली और मैंने सख्ती से उसकी खोपड़ी सीधी कर दी। टैक्सी में बैठती वीरा को चैनी याद आ गई। उसे चार्ली के कब्जे में देखकर मैं सन्नाटे में आ गई थी। थोड़ी देर पहले वो फोन पर मेरे साथ चेक रही थी और फिर वहां पहुंच गई। घंटे की कंपनी के साबिक या मौजूदा मुलाजमीन तो इस लड़ाई में सबसे कमजोर पोजीशन में है। इन्हें कोई किसी भी वक्त उठा सकता है। पता नहीं चार्ली ने इन दोनों लड़कियों को क्या सोचकर अगवा कराया था। इन्हें देखकर भी मुझे शदीद ज़हनी धचका लगा था। इस वक्त तक चार्ली हमारा सरपरस्त बनने की कोशिशों में मसरूफ था। उसने महज हमें मरऊब करने के लिए इन लड़कियों पर हाथ डाला होगा। लड़कियों से भला हम कैसे मरऊब हो सकते थे? मैंने भी यकीनी से कहा। यानी कि उसकी कैद में बेहोश देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था। अब जातियात पर ना उतर आना। मैंने उसकी बात काट कर तुलसी से कहा। उसके लिए मेरा फिक्रमंद होना बिल्कुल फितरी था। उसके नाकाबिले फरामोश ताउन के बगैर हम कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। पहले उसने सब्ज फाइल हमारे हवाले की, फिर पुरुषों की खेप की निशानदेही की। वो मेरी सहेली थी। तुम उसकी तारीफ करते हो या उसके लिए फिक्रमंद होते हो तो मेरे दिलो दिमाग में हसरत और रकाबत की आग से भड़क उठती है। वो अब भी तुम्हारी ही सहेली है। मेरा उससे वाजबी सा ताल्लुक भी तुम्हारी ही वजह से है। मैंने वीरा के दिल रखने के लिए कहा। बात चार्ली की हो रही थी और तुम मुझे लेकर बैठ गई। चार्ली हमें यह दिखाना चाह रहा था कि वो घंटी के खिलाफ किस हद तक आगे बढ़ चुका है। हेलराय की अहमियत यह थी कि पागल होने से पहले वो इसाक घंटी के नापाक अज़ाइम के खिलाफ खुलकर ऐलान बगावत कर चुकी थी। यानी कि अहमियत उसके ओहदे की वजह से थी। चार्ली ने लंच के वक्फे में उसे अगवा कराया और इसाक घंटी शोभा जाहिर कर रहा था कि वो भी उसकी मुलाजमत को खैर बात कहकर कहीं रपोश हो गई। वो संगीन वक्त गुजर गया। अब दिलचस्प सूरत हाल होगी। देखना होगा कि जैनी इस बारे में क्या कहानी सुनाती है। वीरा इस तसव्वुर से लुत्फअंदोज होते हुए बोली, वो सोच भी नहीं सकेगी कि उसकी निजात में मेरा या तुम्हारा हाथ था। अपना जिक्र भी बीच में ना लाना। वो आंखें निकाल कर बोली, मैं उसे बताऊंगी कि उसे मैंने निजात दिलाई है। वो तुम पर वैसे ही लट्टू है। तुमने मजीद एहसान जताया तो वो दौड़ती होटल में पहुंच जाएगी। ऐसी नदीदी और दिल फेंक लड़कियों से मुझे नफरत है। खुद अपने बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने चुपते हुए लहजा पूछा। बुझते हुए अंगारों की राख को ना कुरे तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं दूसरों को खिलौना बनाती थी, खेलती थी और फिर ठोकर मार देती थी। यानी तो खुद को खिलौना बनाने पर तुली हुई है। तुम उसकी तरफ से इतनी ही बदगुमान हो तो उसे तुम ही संभालना। हो सकता है कि अब तक वो होश में आकर अपने घर पहुंच चुकी हो। वो घर पहुंच गई हो तो मुझे मान लेना पड़ेगा कि चार्ली से उसके आदमियों की रूह फना होती है। बेहोशी की हालत में उल्लू की पट्टी इतनी चार्मिंग लग रही थी कि अच्छे खासे मर्द पागल हो। बस मैंने उसे खामोश कर दिया। इस बेचारी की इतनी करदार कशी ना करो। बेहोशी के आलम में अच्छा लगने में उसका क्या कसूर था? उसके साथ तुम्हारी यही हमदर्दी मुझे बुरी तरह तकलीफ देती है और दिल चाहता है कि तुम्हारे सामने उसे खूब बुरा भला कहती रहूं। मैं देखूंगी उस मोटी को। मैंने चुप साधने के लिए सिगरेट सुलगा ली। इस वक्त वीरा की ज़हनी रूह बहकने ही वाली थी। वह भरे भरे गुदाज बदन वाली दराज कामत और खूब रूह जैनी को मोटी करार देकर अपने मुतवक्का ज़हनी इख्तिलाल का ऐलान कर रही थी। पैन प्लाजा होटल आने तक हम दोनों के दरमियान मजीद कोई हम कलामी, कोई न तल्ख कलामी। दोनों अपना गुबार सिगरेटों के धुएं की शक्ल में निकालते रहे। जैनी का फोन आया तो मैं उससे बात करूंगी। वीरा का ज़हन शायद मुसलसल इसी मसले में उलझा हुआ था। उसने टैक्सी छोड़ते ही अपना फैसला सादिर कर दिया। जैनी के बारे में मुझे पूरा एतमाद था। वो मेरी मदहोशी और अपनी सपुर्दगी की नागुफ्तगनी कहानियों को पोशीदा रखने के लिए बज़ाहिर वीरा की हर शर्त मान लेगी, मगर वो मुझसे बराह रास्त रब्ता करने की कोशिश में किसी तरह बाज नहीं रह सकेगी। उस गुदाज, खूबरू और फराग दिल लड़की के सारे आजमूदा मेहमानों के मुताबिक मैं खुद को उसकी रफाकत का अहल साबित कर चुका था। वो मेरे ऊपर फरिफ्ता हो चुकी थी और मैं उसके साथ गुजारे हुए आज़ाद लम्हों के तसव्वुर से एक कर्मनाक अजाब से गुजर रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि ब्लैक डैड की तरह वीरा भी मुझे और जैनी को अपने हाल पर छोड़ दे। चंद रोज ही में अंदर की बहुत सी बातें सामने आ सकती थी। वो नाजुक मौजू ऐसा नहीं था कि उस पर खुलकर बात की जाती। सब रियाजी की नीम तिलस्माती से मुसावातें थी। इनमें हर शख्स को देखना था कि वो कहाँ फिट हो रहा है और कहाँ उसकी वजह से मसाइल खड़े हो सकते थे। मेरा ख्याल है कि जैनी को तुम मेरे सपुर्द कर दो। ब्लैक डैड तुमसे खाइफ रहता है। मैं देखूंगा कि उस सफ़ेद फार्म दोगले का ये खौफ कैसे दूर किया जा सकता है। चार्ली ने ठीक ही कहा था कि जैनी इस डील का सबसे अहम पत्ता है। ये देखो कि वो किसके साथ खुश रहकर काम कर सकती है। बाजी में उसका रिकॉर्ड रहा है कि अपनी मर्जी के खिलाफ मिलने वाले कामों में वो आम तौर से नाकाम रहती है। अपनी मर्जी से जो कुछ करती है इसमें उसकी कारकर्दगी शानदार रहती है। मगर बात वही है कि उसके ज़हन में तुम्हारी तरफ से कोई चोर छुपा बैठा है।
उसे मौका मिला तो अपने जज्बात के रूह में तुम्हें भी अपने साथ बहा ले जाएगी। जैनी कोई पारसा लड़की नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूं कि उसकी तरफ से अपने हसद के बायस तुम कुछ ज्यादा ही बदगुमान होती चली जा रही हो। वो मुझे घूर कर रह की जुबान से कुछ नहीं बोली। होटल के कमरे में पहुंचने तक हम दोनों ही खामोश रहे। कमरे में दाखिल होते ही वीरा ने अपनी आदत के मुताबिक टेलीविजन ऑन कर दिया और जूते वगैरह उतारने में मसरूफ हो गई। उसके लेटने से पहले मैंने लिबास तब्दील करने के लिए बाथरूम का रुख किया और उसके अंदर घुस गया। इस वक्त मेरे ज़हन में अचानक ही दो ख्यालात शिद्दत से उभरने लगे। अव्वल ये कि आइजक बेल ने गैप जैसे अहम मंसूबे की फाइल किसी महफूज तिजोरी के बजाय अपनी मेज की दराजों के पीछे क्यों छुपाई हुई थी। दोम ये कि तहरीर के लिए कोई मुश्किल कोड इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था। आरामदेह लिबास में मलबूस होकर कमरे में आते ही मैंने वीरा को अपनी उलझन में शरीक कर लिया था। सब्ज फाइल की अहमियत साबित होने के बाद अब ये सवालात बेमानी हो चुके हैं, वो बोली। मगर फिर भी सवालात की अहमियत अपनी जगह पर करार है। इस आग घंटी जैसे आदमी से ऐसी गैर जिम्मेदाराना गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। फाइल की अहमियत सामने आने के बाद ही मैं ये दोनों बातें सोचने पर मजबूर हुआ हूं। दराजों के पीछे वो फाइल ज्यादा महफूज थी। घर में कोई चोर या डाकू आता तो वो भी सबसे पहले तिजोरियों और मुकफ्फल अलमारियों का रुख करता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आग घंटी की मेज की हर वक्त इस्तेमाल होने वाली दराजों के पीछे बेकार जगह में एक अहम तरीन फाइल पोशीदा है। ये उसकी बदकिस्मती है कि जैनी ने कागजात की तलाश में मेज की दराजें बाहर निकाली और इत्तेफाकिया तौर पर वो फाइल उसके हाथ लग गई। सवाल यह है कि वो फाइल दफ्तर ही में क्यों थी। दफ्तर में अमले के मुतअद्दिद अफराद मौजूद रहते हैं, क्या इसके लिए घर ज्यादा महफूज साबित न होता। मैंने हुज्जत की। वीरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम भूल रहे हो कि वो कोई आम फर्द नहीं है। रिंग्स जैसी सिक्योरिटी कंपनी का दफ्तर है जहां का डिसिप्लिन बहुत सख्त है। खुद ब्लैक डैड ने एतराफ किया कि वहां बाकायदा इजाजत के बगैर चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता। अगर मैंने पुराने मरासम के हवाले से जैनी को वर्गलाया ना होता तो वो फाइल आज भी वहीं महफूज होती। दफ्तर में कागजात और फाइलों के लिए मखसूस जगह होते हुए कौन किसी अहम कागजात को ऐसी नाकारा जगह पर रखेगा। मान लिया कि उसने अपने किसी मुतवक्का हरीफ के सारे अंदाजों को शिकस्त देने के लिए वो फाइल तराजों के पीछे छुपाई थी और वहां से वो जैनी के हाथ लगी, लेकिन इसकी जुबान, वो कागजात जिस किसी के हाथ लगते वो उसे रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता। इन पर निगाह पड़ते ही शुबा होता है कि वो कोई खुफिया जुबान है। तुमने खुद भी डी कोडिंग के लिए इन कागजों की नकल अव्वल खान को पोस्ट की थी। पाकिस्तान में खुफिया जुबानों के सारे माहिर सर जोड़कर गैप का मतन नहीं पढ़ सकते थे। इन कोशिशों में मेरी तरह किसी और को भी उल्टी तहरीर का ख्याल आ सकता था। अल्फाज सिर्फ उल्टे ही नहीं थे, दो अल्फाज को जोड़कर उल्टा किया गया है। ये तुम्हारी शैतानी खोपड़ी ही समझ सकती है। मेरा तो अंदाजा है कि कोई भी इस नई और गैर मुरव्विज तहरीर को नहीं पढ़ सकता। अव्वल खान से कहना चाहिए कि तजर्बाती तौर पर वो गैप का मुसवदा एक दो माहिरों को जरूर दे। जैनी के जरिए वो फाइल जिस आसानी से हाथ आई थी उसके बिना पर उसकी कोई अहमियत नहीं बनती थी। इसमें व्हाइट हाउस की खतो किताबत के लिए खास तौर पर बनाए हुए कागजों की मौजूदगी और फिर खुफिया बल्कि नाकाबिल फहम अबारात की दरियाफ्त ने उसे अहम बना दिया था। फाइल के हवाले पर आइजक बेल के बेसाख्ता खुशामदाना रद्दअमल और उसके बाद मुकर्रर वक्त पर क्वींस एक्सप्रेस वे पर पहुंचने के बाद गैप की असलियत और अहमियत पर शक्को शुबे से हर चीज़ बालातर थी। मैंने जैनी की तलाश में उसके घर फ़ोन किया तो 3 घंटियों के बाद खुदकार रिकॉर्डिंग मशीन चल पड़ी। इसमें पहले से मौजूद पैगाम में बताया गया कि लिली बर्नार्ड घर पर मौजूद नहीं थी। पैगाम और फिर बीप सुनने के बाद वीरा ने साफ लहजे में अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया। लिली डार्लिंग, हम तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं। हमने तुम्हें बदमाशियों से छुड़ा लिया था। हैरत है कि अब तक तुम घर क्यों नहीं पहुंची। लौटते ही मुझे यहाँ शेर अली उर्फ रमजान को फ़ोन कर लो। क्रैडल दबाकर वीरा ने फौरन रिंग्स का दफ्तरी फ़ोन नंबर मिला लिया। पर ड्यूटी पर ममूर गार्ड्स ने बताया कि हेड ऑफिस बंद हो चुका था। तहफ़्फ़ुज़ के बारे में किसी हंगामी ज़रूरत के लिए इनके कमांड सेंटर से रजू किया जाए जो दिन रात खुला रहता है। वो एक नई इतला थी। वीरा रिंग्स के उस सेंटर का नंबर नोट करते हुए चौकीदार को बताया किसी कोई दफ्तरी काम नहीं था, बल्कि वो अपनी एक सहेली के लिए फिक्रमंद थी जो रिंग्स में काम करती है और इस वक्त तक वो अपने घर वापस नहीं पहुंची थी। चौकीदार इस मसले में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। लिली बर्नार्ड के बारे में वो ज्यादा बाखबर नहीं था क्योंकि वो दफ्तर बंद होने के बाद ड्यूटी पर आता था। मसले की संगीनी को देखते हुए उसने वीरा को लाइन होल्ड कराई और ड्यूटी रोस्टर के अंदराजात देखने के बाद उसे बताया कि वो 1 बजे लंच के लिए दफ्तर से निकली थी। उसके बाद से किसी इत्तला के बगैर दफ्तर से गायब थी। बास ने उसके नाम के आगे सुर्ख लकीरें लगाई हुई थी। वीरा ने तशवीश के इजहार के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, ब्लैक डैड की हदायत के बाद उसे रिहा किया जा चुका होगा। मैंने वीरा को दिलासा देते हुए कहा, तुम इन बदफितरत संपोलियों को नहीं जानते।
मुझे डर है कि वो लोग कहीं जैनी को ड्रीमलैंड से अपने किसी अड्डे पर ले गए हों। वहां उसके साथ होने वाली ज्यादतियों की फिक्र ने मुझे परेशान किया हुआ है। ब्लैक डैड सख्त गिर आदमी है, ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आता। उसकी किसी आदमी ने ऐसी हरकत की तो मैं चार्ली से बात करके उसे बदतरीन सजा दिलवाऊंगा। मैंने जवाब दिया। टेलीविजन पर चंद सानियों से खबरों का सिलसिला चल रहा था। जो ही क्वींस मिड टाउन एक्सप्रेसवे का नाम आया, हम दोनों ने पूरी तवज्जो खबरनामे पर मरकूज कर दी। तस्वीर में एक कथई रंग की क्रेसलर के करीब एम्बुलेंस का अमला जख्मी आइजक बेल को स्ट्रेचर पर डाल रहा था। आइजक बेल के चेहरे पर सख्त अजियत और दहशत की सारी अलामात मौजूद थी। खबर के मुताबिक आइजक बेल पर एक चलती हुई स्याह बेविक से बेआवाज फायर किया गया था। गोली उसकी रान और कोले की हड्डी को तोड़कर दूसरी तरफ निकल गई थी। आइजक बेल ने हमलावरों की कार का नंबर नोट कर लिया था, जो बाद में जाली साबित हुआ। पुलिस की निगरानी में आइजक बेल को तेजी से न्यूयॉर्क के एक बड़े अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। इसकी कार की तलाशी लेने पर ट्रंक यानी डिग्गी में से ब्रीफ केस नुमा एक छोटा सूटकेस बरामद हुआ, जो बाज़ाहिर बड़े नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। तलाशी लेने पर इंकिशाफ हुआ कि नोटों की ऊपरी तह के नीचे नोटों के साइज की सादा कागज की गड्डियां जमाई गई थी। इनमें से हर गड्डी पर बड़ी मालियत का एक नोट था। सूटकेस में सादा कागजों की बजाय इसी मालियत के नोट भरे हुए होते तो रकम $50 लाख से ज्यादा होती। तफ्तीशी अफसरान हैरान थे कि आइजक बेल इतनी बड़ी रकम लेकर एक्सप्रेस वे पर क्या कर रहा था और सादे कागज भरकर किसको धोखा देना चाह रहा था। टेलीविजन कैमरा बर वक्त जाय वारदात पर पहुंचा दिया गया था, इसलिए सूटकेस और रकम की गड्डियों के साथ सादे कागज की गड्डियां भी स्क्रीन पर दिखाई गईं। मिलावट के बावजूद सूटकेस में एक बड़ी रकम मौजूद थी। वारदात के किसी सुराग की तलाश में तफ्तीशी अफसरान और अखबारी नुमाइंदे वगैरह वहीं मसरूफ थे कि ठीक 5:30 बजे रकम वाला सूटकेस एक होलनाक धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में एक तफ्तीशी अफसर हलाक और 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। धमाके के नतीजे में टेलीविजन कैमरा भी तबाह हो गया था, इसलिए बाद के मनाजर स्क्रीन पर ना दिखाए जा सके। ये बात वाज़ेह तौर पर समझ आ गई थी कि आइजक बेल खतीर रकम लेकर एक्सप्रेस वे पर अपने किसी हरीफ का मुंतजिर था। वो कोई डील भी हो सकती थी जिसमें आइजक बेल रकम का सूटकेस देकर अपने हरीफ से कोई मतलूबा शय हासिल करने का इरादा रखता था। खुदा की पनाह। खबर की तफसील सुन लेने के बाद वीरा तहय्युर ज़दा आवाज बोली, उसने ये सारा बंदोबस्त तुम्हारे ही लिए किया हुआ था। वो समझ रहा था कि मैं रकम के लालच में आ गया हूँ। मैंने हंस कर कहा, शराफत से सब्ज फाइल उसे दे दूंगा और रकम का सूटकेस उससे ले जाऊंगा। रकम के बारे में भी वो मरदूद बदनीयत था। सिर्फ इतनी रकम लाया था कि तुम सूटकेस से खोल कर सरसरी नजर डालो तो तुम्हें कमी का शुबा ना हो सके और इसका काम बन जाए। इसे मालूम था कि 5:30 बजे उसका प्लांट किया हुआ टाइम बम सब कुछ तबाह कर देगा। फिर वो ज्यादा रकम बर्बाद करने का खतरा क्यों मोल लेता। काश पुलिस और एम्बुलेंस को वहां पहुंचने में जरा सी देर हो जाती तो अपने टाइम बम के धमाके का खुद शिकार हो जाता। वो इसी काबिल है कि उसके चीथड़े उड़ा दिए जाएं। उसके जख्मी होने के बाद भी मुझे शुबा नहीं हुआ था कि उसने मुझे धोखा देने की कोई कोशिश की होगी, बल्कि मैं नादिम था कि अब उससे किस मुंह से बात कर सकूंगा। यह तुम्हारी नासमझी थी, वीरा ने मुंह बनाकर कहा। तुम उसे मारने के चक्कर में थे और वो तुम्हारा पत्ता साफ करने का इरादा लेकर वहां आया था। वो फंस गया। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम बच निकले। इस वक्त मुझे यकीन हो गया है कि कुदरत मेरी मदद कर रही है। जरा ये सोचो कि ब्लैक डैड बीच में कूद कर हम तक ना पहुंचता तो अंजाम क्या होता। वीरा चंद सानियों के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, शायद ये वाकया ना होता और हम आसानी के साथ इसे अपनी राह से हटाने में कामयाब हो जाते। इसे राह से हटाना इतना आसान नहीं है। हम ब्लैक डैड की तरह उसे किसी एक्सप्रेस वे पर गोली मारकर फरार होने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उसे मुफाहमत के जाल में फांसने के लिए उससे कम अज कम एक बार किसी महफूज मकाम पर मुलाकात हो रही थी। उसे थोड़ा सा एतमाद हो जाता तो फिर मैं उसे कहीं भी ले जाकर मार सकता था। मैनहट्टन से बाहर बेशतर फ्री वेज वीरानों में से होकर गुजरते हैं और वो इसी मुलाकात में तुम्हारा काम तमाम कर देता। वीरा ने पुरख्याल अंदाज में पूछा। सब्ज फाइल वापस हासिल किए बगैर वो मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता था। मैंने पूरे एतमाद से कहा, मेरी चटी इस कह रही है कि इसे मुलाकात मेरे हक में जरा भी सूदमंद न होती। अमेरिका के सारे तरक्की याफ्ता वसाइल तक उसके रसाई है। वो मेरे साथ कोई ऐसा दाव खेलता कि मेरे फरिश्तों को भी खबर ना होती। किसी भी नन्हे से सेंसर या बग के जरिए वो मेरी नकलो हरकत से आगाह रहने का बंदोबस्त कर लेता तो मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। अब इन ख्याली बातों पर सर कपाना बेसूत है। देखना यह है कि अब क्या होगा। जख्मी होने के बाद वो यकीनन दहशत ज़दा और बदहवास हो गया था। मैंने कहा, उसे याद रहता तो वो अस्पताल जाने से पहले पुलिस वालों को सूटकेस में नस्ब टाइम बम के बारे में जरूर बताता ताकि उसे धमाके से पहले नाकारा किया जा सके। रान और कोलिए की हड्डियां टूटने का मतलब है कि वो बुरी तरह जख्मी हुआ है। ऐसे जख्म बड़े से बड़े सूरमा को खौफजदा कर देते हैं।
जख्मी होने से ज्यादा यह बात उसके लिए अजियतनाक थी कि उसका घमंड खाक में मिल गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि न्यूयॉर्क के किसी चाराह पर कोई इस पर हथियार उठा सकेगा। वो बुरी तरह फंस चुका है। अब उसके जख्मी होने का मामला दब जाएगा और उसे सूटकेस के बारे में पूछताछ की जाएगी। वीरा ने अपनी राय जाहिर की। सूटकेस बम के धमाके में एक सरकारी अफसर की मौत उसकी गर्दन का तोक बन जाएगी और वो अपनी गुलू खलासी के लिए सब्ज फाइल का सहारा नहीं ले सकेगा। अच्छा है, इसी बहाने उसका किस्सा पाक हो जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो इस पर कत्ले अम्द का मुकदमा बना सकता है। उसे मालूम था कि बम का ताकतवर धमाका उसके दुश्मन के बजाय बेगुनाह तफ्तीशी अफसरान को ले डूबेगा। फिर भी उसने टाइम बम की निशानदेही करने या उसे नाकारा करने की कोई कोशिश नहीं की। मेरा इब्तदा ही से यह अज़्म था कि आइज़ैक बेल मेरे हाथ आए तो एक ही वार में उसे जहन्नुम वासिल कर दूं, लेकिन मालूम होता था कि ऐसी आरामदेह मौत उसके मुकद्दर में नहीं लिखी गई थी। वो बतदरीज बल्कि किस्तों में टूट फूट के अमल से गुजरा था। फरौनियत और अनानियत के साथ बड़े बड़े बोल बोलने वाला वो मुलअन पहले अपने मकाम से मुंह के बल इस तरह गिरा कि मेरे सामने रोने और गिड़गिड़ाने पर उतर आया। फिर उसने मेरी हर शर्त मानने पर मुकम्मल और गैर मशरूत आमादगी जाहिर की, जिसके नतीजे में वो कारी जख्मों से चूर होकर न्यूयॉर्क के किसी अस्पताल में सिसक रहा था।